पिछले 25 साल में पार्टी ने ये तय कर रखा है कि हर 18 दिसंबर, जैसे कॉमरेड चारू मजुमदार के जो शहादत दिवस है उसको शहीद दिवस के रूप में 28 जुलाई हम लोग मनाते हैं, कॉमरेड वीएम के स्मृति दिवस को भी संकल्प दिवस के रूप में पूरी पार्टी मनाती है। और आज भी हम लोग तो यहाँ पटना में बड़े पैमाने पर मिले हैं, लेकिन देश के हर कोने में जहाँ भी हमारे पार्टी के साथी हैं, जिस गांव में भी, जिस टोले में, जिस मजदूर मोहल्ले में, वो हर जगह आप जानते हैं कि आज लाल झंडे के साथ हमारे साथी कॉमरेड वीएम को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। और इस बार जो केंद्रीय कमेटी ने पूरी पार्टी के सामने जो संकल्प का आह्वान रखा है, हमने आज की सभा के शुरू में ही उसका पाठ किया। तो आज संकल्प लेने का दिन है, ताकि आने वाले दिन में हमारे सामने जो कठिन लड़ाई है, उस कठिन लड़ाई को और भी ताकत के साथ और भी मजबूत इरादों के साथ, फौलादी एकता के साथ हम लड़ सके और उस लड़ाई में जीत हासिल कर सके। इसके लिए संकल्प लेने के लिए हम लोग आए हैं। कॉमरेड वीएम की ज़िंदगी से सीखने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए, ऊर्जा लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत लंबी ज़िंदगी कॉमरेड विनोद मिश्रा को नहीं मिली थी। भगत सिंह को भी बहुत छोटी ज़िंदगी मिली थी, कम उम्र की, उससे कुछ ज़्यादा, लेकिन बस 50-51 साल की ज़िंदगी कॉमरेड विनोद मिश्रा को मिली थी। थे उत्तर प्रदेश के और पढ़ने के लिए आ गए थे पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर में, जो हमारे देश के एक इस्पात नगरी है, बड़े स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है दुर्गापुर। और वहीं पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आए थे। और दार्जिलिंग में किसानों ने दस्तक दे दी क्रांतिकारी उभार के साथ, और देखते ही देखते पूरे देश में एक क्रांतिकारी उभार खड़ा हो गया। आज ये लोग उसी नक्सलवादी के नाम पर, मोदी जी कुछ लोगों को कह देते हैं कि अर्बन नक्सल है, कुछ हमारे कवियों को, लेखकों को कहते हैं कि कलमधारी नक्सल है। नक्सलवादी जब हुआ तो आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक जन आंदोलन था, जिस जन आंदोलन में वो पूरे दार्जिलिंग के चाय बागान के मजदूर, आदिवासी, दलित, भूमिहीन, गरीब किसान से लेकर के कलकत्ता शहर के तमाम विश्वविद्यालय के छात्र, नौजवान, अध्यापक, और सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि बंगाल से बिहार होते हुए दिल्ली और उधर पूरे उड़ीसा से दक्षिण की ओर पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ एक बड़ा क्रांतिकारी जन उभार था। और उस उभार के बाद कॉमरेड वीएम ने ये संकल्प ले लिया, उनकी ज़िंदगी बदल गई कि हमें इंजीनियर अगर बनना है तो इंजीनियर किसी पूंजीपति के लिए उत्पादन करने के लिए नहीं बनना है, बल्कि एक नए समाज के निर्माण करने के लिए एक इंजीनियर बनना है इस देश के। आज जब हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, वो समाज को बदलने की बात नहीं करते। वो जो बना बनाया समाज है उसी में थोड़ा बहुत उसके कुछ ठीक ठाक करके इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, लेकिन इंजीनियर का तो काम है नया निर्माण करना, नया समाज बनाना, समाज में बदलाव लाना। तो ये उन्होंने संकल्प ले लिया। आपको पता है 67 में नक्सलवादी का उभार, और 2 साल के अंदर 69 में पार्टी बनती है CPI-ML, और पार्टी बनने के तुरंत बाद पूरे देश में एक तरफ अगर पूरे आग की तरह ये क्रांति का उभार ये फैल जाता है,
और दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार, इस देश के शासक वर्ग, वो इस पूरे उभार को कुचलने के लिए, इस नई पार्टी को ख़त्म करने के लिए पूरा दमन ढाना शुरू कर देते हैं। हमारी जो पहले पीढ़ी की जो चारू मजुमदार पार्टी के संस्थापक महासचिव 1972 के 28 जुलाई कलकत्ता शहर में पुलिस की हिरासत में उनकी हत्या हो जाती है। हमारे पार्टी के उस दौर के बड़े नेता कॉमरेड सरस दत्त, जो पश्चिम बंगाल के पार्टी के सचिव थे और बहुत बड़े कवि, बड़े लेखक थे बंगाल के, 1971 में ही उनकी हत्या कर दी जाती है एक दिन सुबह 5 अगस्त को। और आज भी किसी सरकारी रिकॉर्ड में अगर देखिएगा तो कहेंगे कि वो लापता है। जैसे आज पूरे देश में कई जगह हम देखते हैं, कश्मीर में चले जाइए तो हजारों की तादाद में जिनकी हत्या कर दी गई वो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक लापता लोग हैं। तो ये प्रयोग भी हमारे नेताओं के साथ ही शुरू हुआ इस देश में। जेल में एनकाउंटर, जेल में डाल दो, और जेल से कोई बाहर निकल रहे हैं अगर, तो बाहर निकलते ना निकलते गोली मार दो। ये एनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़, इसकी भी शुरुआत उसी दौर में हुई। तो वो जो दौर था, जिस दौर के बारे में आपने सुना कि किस दौर में, उस धक्के के बीच में, उस दमन के बीच में कॉमरेड विनोद मिश्रा ने, कॉमरेड स्वदेश जी ने, कॉमरेड जौहर ने, उस दौर के हमारे तमाम नेताओं ने पार्टी को जिंदा रखने के लिए, पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की। और आज उसी का परिणाम है कि भाकपा माले आज देश के कम्युनिस्ट आंदोलन में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ भी लाल झंडा है, जहाँ भी गरीबों की लड़ाई है, दलितों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, दबे कुचले लोगों की आवाज़ जहाँ भी सुनाई पड़ती है, उस आवाज़ में हमेशा भाकपा माले उसके साथ साथ है। तो शुरुआती जो दौर था 70 का दशक, उस दौर में पार्टी को खड़ा रखने की लड़ाई चली। और आज से 5 साल पहले इसी एक 18 दिसंबर को हमने आरा में, आज जैसे पटना में हम मिले हैं, आरा में हमने एक क्रांति पार्क का निर्माण किया। बहुत सारे साथी उस कार्यक्रम में भी शामिल रहे होंगे। उस क्रांति पार्क में जहां मास्टर जगदीश, साथी राम नरेश जी, रामेश्वर यादव, कॉमरेड वीएम, कॉमरेड जौहर, हमारे उस दौर के वो तमाम नेताओं की वहाँ मूर्ति है। ये वो दौर था पार्टी को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और उसी दौर से आगे बढ़ते हुए 80 के दशक में हमने पूरे देश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए इंडियन पीपुल्स फ्रंट बनाया। हमने चुनाव लड़ना शुरू किया। बहुत लोगों ने कहा कि अब माले भी एक चुनाव लड़ने वाली तो देश में दर्जनों पार्टियां हैं, उन्हीं पार्टियों में अब भाकपा माले, इंडियन पीपुल्स फ्रंट, ये भी एक पार्टी बन गई, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन बिहार ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि माले ने जब तय किया कि हमें चुनाव लड़ना है, तो चुनाव परिदृश्य बदल गया, फर्क आ गया। क्योंकि माले उन लोगों की पार्टी है जिनके बारे में अंबेडकर ने कहा था कि बहिष्कृत भारत, जो हाशिए पर खड़े लोग, जिनका बहिष्कार किया जाता रहा है, जिनको हमेशा खदेड़ा गया हर जगह से, समाज से, अर्थव्यवस्था से, राजनीति से, अपने तमाम अधिकारों से वंचित, वो जो वंचित समाज है, बहुजन समाज है, बहिष्कृत लोग हैं, उनकी पार्टी जब यह तय करती है कि हमें चुनाव भी लड़ना है, तो तब बिहार ने देखा कि इसका मतलब होता है कि जिनका बूथ लूट लिया जाता था, जिनका वोट लूट लिया जाता था, जिनके वोट पर कब्जा कर लिया जाता था, जान की बाजी लगा करके दलितों ने वोट डाला और बिहार बदल गया। कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद आरा से सांसद बनकर के चले गए और उसके बाद दोबारा इस बिहार के अंदर किसी बूथ लूटरों की हिम्मत नहीं हुई, किसी सामंती ताकत की हिम्मत नहीं हुई कि बिहार के अंदर
दलितों का वोट का लूट कर सके, यह आज हमारे बिहार के अंदर तमाम गरीब के सामने वोट डालने का पूरा अधिकार हमने हासिल किया। तो हमने जब चुनाव लड़ना शुरू किया तो वो लड़ाई ही था, वो कोई खेल नहीं था। और उस लड़ाई का मतलब है कि गरीबों की दावेदारी बढ़ाओ। गरीब आगे बढ़ेगा, वंचित लोग आगे बढ़ेंगे, तभी समाज बदलेगा, तभी देश बदलेगा। और भाकपा माले जैसे कोई कम्युनिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के मकसद यही है। हमारे अस्तित्व का और कोई मतलब नहीं है। कॉमरेड चारू मजुमदार ने कहा था कि जनता का हित ही पार्टी का हित है, और जनता का हित अगर पूरा करना है तो जनता के हाथ में अधिकार चाहिए, और जनता के हाथ में अगर अधिकार लेना है तो हमारे सारे अधिकारों पर कब्जा करके जो बैठे हुए हैं उनको उस कब्जे से बाहर किए बगैर हमारे हाथ में अधिकार नहीं आ सकता है। और यही लड़ते लड़ते 80 के दशक में, 90 के दशक के शुरू में आपने देखा कि बिहार में, झारखंड में पार्टी कैसे आगे बढ़ी। फिर हमने कहा कि कॉमरेड वीएम ने उसी दौर में हमें आगाह किया कि देश में एक बहुत खतरनाक विचार, एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति हमारे समाज में, देश में, राजनीति में पनप रही है। और उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक फांसीवाद है। कैसे ये बात उनको समझ में आई? अगर हम सब लोग थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखें तो हम सबको याद है कि उस दौर में क्या हो रहा था देश में। एक हमने देखा कि आर्थिक नीति देश की बदल गई। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, और देश में नई नीति आई, निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण। तो निजीकरण का मतलब क्या? ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में कोई निजी क्षेत्र नहीं था, वैसा तो नहीं है कि कोई टाटा बिरला नहीं थे, ऐसा नहीं है कि कोई पूंजीपतियों के सामने कोई मौका कम था। निजीकरण का मतलब हुआ कि जो कुछ भी जनता के खून पसीने से, उसकी कमाई से, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से अगर देश में किसी पब्लिक सेक्टर का निर्माण हुआ है, कोई रेलवे का निर्माण हुआ है, कोयला खदान इस देश में, इस्पात कारखाना इस देश के, बैंक, बीमा, ये जो देश का विकास हुआ है वो सब निजी हाथों में दे दो। और ये जब शुरू होगा तो कॉमरेड विनोद मिश्रा को मालूम था कि एक दो कारखाना लेकर के ये चुप होने वाले लोग नहीं हैं, ये खून चूसना चाहते हैं। उनको अगर तुम एक कारखाना दोगे वो 10 कारखाने पर कब्जा करेंगे। और उसी रास्ते से आज ये अदानी आ गया है, जिसको हिंदुस्तान का हर हवाई अड्डा चाहिए, हिंदुस्तान का हर बंदरगाह चाहिए, हर रेलवे स्टेशन चाहिए, हर कोयला खदान चाहिए। देश की पूरी अर्थव्यवस्था, खेती बाड़ी, सब कुछ बहुत मुश्किल से लड़ करके हमारे किसानों ने खेती के एक हिस्से को बचाने का काम किया। नहीं तो ये तो चाहते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था पूरा हमारे कब्जे में आ जाए। तो ये 30 साल से वही निजीकरण, वही कॉरपोरेट परस्ती, कॉरपोरेटों का तुष्टीकरण, अदानी अंबानी के तुष्टीकरण, उसी रास्ते से आज देश यहाँ पहुँचा है। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा कि उसी दौर में देश की विदेश नीति बदल गई। जिस समय बांग्लादेश हो रहा था 1971 में, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश के मुक्ति के लिए लोग लड़ रहे थे। सबको पता है कि उस दौर में बांग्लादेश ना बन सके, इसके लिए पूरे अमेरिका तैनात था, उसकी पूरी कोशिश थी कि हाँ उसको रोका जाए। लेकिन भारत की विदेश नीति कुछ और थी। दुनिया के दूसरे ताकतों के साथ हमारे दोस्ती थी उस समय, और उस पूरे दौर में बांग्लादेश बना। अमेरिका को इस पूरे एशिया के हिस्से में हमने एक हद तक पीछे धकेला। लेकिन जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, हमने देखा कि हिंदुस्तान के शासकों ने तय कर लिया कि अब हमें तो बस अमेरिका का पिछलग्गू बन जाना है, अमेरिका के साथ मिलकर चलना है, अमेरिका जैसे चाहे वैसे हिंदुस्तान को चलाना है।
और वही करते करते आज हम कहाँ पहुँचे हैं? फिलिस्तीन में, गाज़ा पट्टी में, छोटे से इलाके में जहाँ 25 लाख लोग हैं, और पिछले 7 अक्टूबर से अभी तक 18,000 से ज़्यादा लोग मार दिए गए। बमबारी हो रही है लगातार। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग लोग अस्पताल के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर, लेखक, कवि चुन चुन करके मारा जा रहा है निशाने पर लेकर के। उनको लग रहा है कि ये लोग खत्म हो जाएंगे तब कौन मांग करेगा फिलिस्तीन। अब समझ लीजिए, जिस समय अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, जब वो दावा कर रहे थे कि अंग्रेजों का जो साम्राज्य है वहाँ सूरज कभी डूबेगा नहीं, तो वो हमारे देश में जालियांवाला बाग कर रहे थे। वो हमारे देश में आंदोलन को कुचलने के लिए निहत्थे लोगों को हजारों की तादाद में गोली मारकर हत्या कर रहे थे। आज वही चीज, हर रोज एक जालियांवाला बाग, हर रोज एक जनसंहार, प्रतिपल जनसंहार हो रहा है उस गाजा पट्टी में। और हिंदुस्तान, हम अमेरिका के और इजराइल के साथ बने हुए हैं। पूरे एशिया में दूसरा और कोई देश नहीं मिलेगा इजराइल के साथ खड़ा होकर के। कोई और देश नहीं दिखेगा अमेरिका के साथ इस तरह से खड़ा हुआ। आप जाकर के बड़े मुश्किल से अभी यूनाइटेड नेशंस में जो आखिरी बार प्रस्ताव पारित हुआ, तो वहां भारत ने भी कहा कि हाँ युद्ध रुकना चाहिए। तो आज हमारी जो विदेश नीति है, ये उसी 30 साल से बढ़ते बढ़ते, जो कमल भारती जी ने भी कहा कि आप कमजोरों के साथ नहीं, आपकी नीति क्या है कि जो सताने वाले लोग हैं, उत्पीड़न करने वाले जो लोग हैं, हिंसा थोपने वाले जो लोग हैं, जान लेने वाले जो लोग हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे और उत्पीड़ितों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये हमारी विदेश नीति बन गई। और तीसरा, उसी दौर में वो आडवाणी जी रथ लेकर के निकले थे राम मंदिर के नाम पर। ये बिहार है, बिहार ने उस रथ को रोका था। आडवाणी जी को भी उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे, सड़क पर भी हम लोगों ने रोका और राज्य सरकार ने भी उनको रोका। लेकिन बावजूद इसके 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने शहीद कर दिया। तो उनके तो नारे ही लग रहे थे कि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो कॉमरेड विनोद मिश्रा को मालूम था कि ये कोई एक मंदिर और मस्जिद का सवाल नहीं है। ठीक जैसे एक कारखाने से कोई अदानी संतुष्ट होने वाला नहीं है, कोई पूंजीपति संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको मुनाफे का पूरा पहाड़ चाहिए, पूरे मुनाफा की संपूर्ण लूट चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो सांप्रदायिक उन्मादी ताकतें हैं, क्योंकि दरअसल उनके लिए कोई एक मंदिर का सवाल नहीं है, वो पूरे देश को बदल देना चाहते हैं, पूरे समाज को बदल देना चाहते हैं। और इसीलिए वो जो कानून बना था 1991 में, कानून एक बना था कि चलो अयोध्या एक अपवाद है, राम मंदिर का जो झगड़ा है उसको हम कोर्ट के जरिए देखेंगे, और बाकी हिंदुस्तान की आज़ादी के दिन 1947 के 15 अगस्त जो भी हमारे उपासना का, पूजा का, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, जहां जैसे था वैसे रहेगा। ये कानून बना था, आज भी वो कानून बना हुआ है। लेकिन आज इस कानून को भी ये लोग बदल देना चाहते हैं ताकि सारे मंदिर मस्जिद जो भी हो खुल जाए उनके लिए, और जब जहां मर्जी, कभी मथुरा, कभी काशी, कर्नाटका में अभी कहते हैं कि वहाँ राम जन्मभूमि हो गया, अभी हनुमान का जन्मभूमि चाहिए, बजरंगबली का जन्मभूमि के नाम पर वहाँ चल रहा है। तो पूरे देश में इसका जन्मभूमि, उसका जन्मभूमि के नाम पर लगातार साल भर उनको ही काम करना है। तो कॉमरेड विनोद मिश्रा ने तीनों चीज़ों को देख लिया, इन तीनों चीज़ों को देख लिया कि ये जो आर्थिक नीति है, ये जो विदेश नीति है, और पूरे हिंदुस्तान की पहचान को मिटाने के लिए, बदलने के लिए ये जो सांप्रदायिक
उन्मादी ताकत है, ये ताकत लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमने बिहार में ये देखा, बथानी टोला में जब जनसंहार हुआ तो उस जनसंहार के बाद कॉमरेड विनोद मिश्रा ने कहा कि भाई ये सिर्फ सामंती ताकत नहीं है, ये सामंती सांप्रदायिक साजिश है।